Hi everyone, in this video we are going to discuss the complete exercise of chapter number 7 waves and vibration. I will provide the link of these notes in the description below so you can download from there. Now let's get started. So let's jump toward the MCQs. Our first MCQ is द सिंपल वेव स्पीड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कि जो हमारे पास एक सिंपल वेव स्पीड इक्वेशन है वो क्या है v इज इक्वल टू एफ लेमडा यस इसी को हम कहते हैं वेव स्पीड इक्वेशन v इज इक्वल टू एस बाई टी नो ये कह लें कि एक स्पीड का जनरल फॉर्मूला है बट ये वेव स्पीड इक्वेशन नहीं है आल्थो के एफ लेमडा भी इसी से ड्राइव होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये तो सर्कुलर हमारे पास जो है वेलोसिटी अगर हमने लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सर्कल में मूव कर रहा है या किसी रोटेशनल मोशन में उसके लिए है और तो ये सारे ही फॉर्मूलाज ठीक हैं वेलोसिटी के लेकिन इन्हें आप वेव स्पीड इक्वेशन नहीं कह सकते तो जो हमारे पास जो वेव स्पीड इक्वेशन है इनमें से वो यही है ए ऑप्शन v इज इक्वल टू एफ लेमडा 7.2 पे आए द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इन वेव्स इज स्टेटेड एज कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है उसकी स्टेटमेंट क्या है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यस यही इसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो दो वेव्स मिलने जा रही हैं उनके जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जो भी कह लें उसे उसका जो नेट सम होगा वही हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा तो यही इसकी जो है ना वो स्टेटमेंट है लास्ट बी ऑप्शन अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नहीं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द डिफरेंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ये भी नहीं द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द रेशियो ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ओवरऑल ये तीनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं लेकिन इनमें से अगर स्टेटमेंट भी ठीक होती तो हम लाइक कुछ ऑप्शन देखते बट खैर जो सिंपल स्टेटमेंट है वो ए ऑप्शन ही है सो गो विद द ए ऑप्शन 7.3 पे आए अ नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज कि जो स्टेशनरी वेव में एक नोड होता है वो कौन सा पॉइंट है अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a point of intermediate displacement, a point of zero displacement. Obviously कि हमारे पास एक स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जो स्टेशनरी होते हैं जो रेस्ट की हालत में मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते उस पूरी वेव में तो चाहे वो वेव बैकवर्ड फॉरवर्ड जिस तरफ भी जा रही है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा ही स्टेशनरी रहते हैं उन स्टेशनरी पॉइंट्स को ही हम नोड कहते हैं जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है जीरो होता है सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन आता है एंटी नोड के लिए इवन उसने आगे दिया भी हुआ है कि एंटी नोड हमारे पास कौन सा होता है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स होते हैं ठीक है 7.5 पे आए स्टेशनरी वेव्स आर डिफाइंड एज कि स्टेशनरी वेव्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वेव्स दैट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी वेव्स दैट मूव विद चेंजिंग वेलोसिटी वेव्स दैट ऑसिलेट इन अ फिक्स्ड पोजीशन यस यही हमारे पास जो है ना स्टेशनरी वेव की एग्जांपल है कि एक हमारे पास जो है ना फिक्स्ड पोजीशन में कुछ ऐसी वेव सेटअप का कुछ वेव्स का सेटअप हो जाए ना जिनमें कुछ पॉइंट स्टेशनरी होंगे दोज आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स ठीक है 7.6 पे आए हार्मोनिक्स आर मोस्टली जो है अभी तक डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं सो एमसीक्यूज लाइक अभी तक जो है ना कोई इतने मुश्किल एमसीक्यू फिलहाल आए नहीं सो नेक्स्ट देखते हैं जी हार्मोनिक्स हमारे पास क्या होते हैं सो देखें जी हमारे पास जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल्स हैं अगर हमारे पास F1 को हम फंडामेंटल कह लें सो उसके हमारे पास जो इंटेग्रल मल्टीपल्स हैं 2F1 3F1 सो दोज आर बेसिकली कॉल्ड हार्मोनिक्स ए ऑप्शन है जी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यस ए ऑप्शन ठीक है अगले भी पढ़ लेते हैं इंटीजर सब मल्टीपल्स नहीं रैंडम फ्रीक्वेंसीज ऑब्वियसली नहीं नॉन इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं इनका भी इंटीजर होना लाजमी सो ए ऑप्शन जो है ना इंटेग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे NF1 आएगा वेयर n किससे बिलोंग कर रहा है किसी भी इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है ठीक है जो z है उस सेट से बिलोंग कर रहा है 7 पे आ जाए द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स इज रिप्रेजेंटेड एज कि हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो उस केस में उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एक रेड वेव है ठीक है थोड़ा सा उसको सिमिलर कर लेते हैं और एक मेरे पास ये ब्लू वेव है ठीक है ये ग्रीन चलें ग्रीन सेलेक्ट हो गया तो ग्रीन मैंने कर लिया ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं तो इनका जो नेट होगा वो क्या होगा सो लेट्स से मैं नेट को ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर से सो इनका जो नेट वेव है जो या नेट रिजल्ट है वो इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उसके सम के बराबर हो जाएगा ठीक है लाइक
ग्रीन और रेड ऐड हो गए, जो भी हमारे पास बन रहा है एम्पलीट्यूड, तो एक हमें रिजल्टेंटली एक बड़ी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। सो कह रहा है इस रिजल्ट को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अ डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, के जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में होगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो नेट कम हो जाएगा, इसमें तो बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा है एन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, यस ये ऑप्शन ठीक है कि जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तीसरा है नो चेंज नहीं, और अ शिफ्ट इन फेज, के फेज शिफ्ट आ जाएगा, ये भी जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नहीं होता। सो बी ऑप्शन एन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। 7.8 पे है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज ट्रिपल, कि अगर एम्पलीट्यूड को आपने 3 गुना कर दिया है, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो देखें अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, ठीक है, या इंटेंसिटी, दोनों का जो है ना वो एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन किसके साथ है, स्क्वायर के साथ है, डायरेक्ट रिलेशन। लाइक एनर्जी ट्रांसमिटेड जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 2 गुना बढ़ा दिया है, तो एनर्जी जो है वो 2 गुना नहीं बढ़ेगी, वो 4 गुना बढ़ेगी, 2 के स्क्वायर के साथ बढ़ेगी। तो इनका जो है ना वो स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन है। सो इसलिए जो है ना अगर वो हमने एम्पलीट्यूड 3 गुना कर दिए, ट्रिपल कर दिए, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9, तो यानी कि जो एनर्जी ट्रांसमिटेड है वो 9 टाइम्स हो जाएगी, सी ऑप्शन, ठीक है। 7.9 पे आए, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू हेडफोन्स यूज टू प्रोड्यूस साउंड, के हेडफोन्स जो हैं वो कौन सी वेव्स यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। सो देखें जी ए ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, के हेडफोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वर्ट करते हैं साउंड के अंदर, ठीक है। देखिए इस तरह के फिनोमिना लाइक जिस तरह टेलीफोन है, टेलीफोन हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल को, जो पुराने टेलीफोन जो वायर के थ्रू ट्रांसमिट उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं साउंड के अंदर। सिमिलरली जो आजकल के फोन है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करते हैं, और वो वेव जो है रिसीवर एंड में जो है ना साउंड में जो है कन्वर्ट होती है। सो ये एक बेसिकली फिनोमिना है। 7.10 पे द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव, कि जो माइक्रोवेव ओवन है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर ही देख लेते हैं बिकॉज मुझे भी ये याद नहीं है कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। सो ये हमारे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी रेंज है। सो ये एक नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू बुक में जो है ना वैल्यू लिखी है, तो आपने वहां से जस्ट जो है याद ही करनी है। सो 10⁻⁷ to 10⁻⁹ हर्ट्ज, तो ये हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। ये जस्ट एक नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू है, नॉर्मली इस तरह के एमसीक्यू फिजिक्स में कम आते हैं बट कोई एक आधा आ भी जाते हैं। द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, ये तो डेफिनेशन डायफ्रैक्शन की, सी ऑप्शन। और 7.12 लास्ट है जी, द डॉपलर इफेक्ट यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी इज फॉर, जो डॉपलर इफेक्ट है वो इस्तेमाल किस लिए होता है, मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्टार्स, डिटरमिनिंग द वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी, ये भी ऑप्शन ठीक है जी, कि जो हमारे पास गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं उनकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो है ना हम डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। कैसे करते हैं कुछ एक आई थिंक न्यूमेरिकल भी है या शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हम उसमें इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 7.12 को आगे जी हमारे पास बी ऑप्शन। तो अब हम अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, विच मेजरमेंट ऑफ द वेव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिटरमिनिंग द वेव्स इंटेंसिटी, कि वेव इंटेंसिटी को फाइंड करते हुए कौन सा पैरामीटर सबसे जो है ना वो ज़्यादा अहम है। सो देखें जी, इंटेंसिटी को फाइंड करते हुए जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो उसका क्या है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कि एम्पलीट्यूड वेव अगर आपको मालूम है तो यार कह लें कि वो एक की रोल प्ले करता है कि इसके अंदर वेव इंटेंसिटी को फाइंड करने या डिटरमिन करने के अंदर। सो पहला पॉइंट लिखा है जी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द की मेजरमेंट व्हेन फाइंडिंग इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। आगे फार्मूला द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के जो है ना कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास इसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं डेंसिटी वेलोसिटी वगैरह के, ठीक है। वो फिलहाल के लिए भी हम उसको जो है ना वो कांस्टेंट कर रहे हैं, और जो मेन है वो हमारे पास क्या है जी, ए स्क्वायर, दैट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो है ना वो डायरेक्ट रिलेट कर रही है किसके साथ, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। इसका क्या मतलब है कि इंटेंसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि अगर हम एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ाते हैं इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। ये हमने एमसीक्यू भी किया था, तो सेम उस तरह से जो है ना वो रिलेशन चलेगा। आगे देखें जी, Hence, even small change in amplitude can significantly affect the waves energy delivery, कि अगर आप एम्पलीट्यूड में जो है ना एक स्मॉल चेंज भी करेंगे तो उससे भी जो है ना हमारे पास जो वेव्स की एनर्जी ट्रांसमिटेड है उसमें जो है ना एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो आएगा। 7.2 पे आ जाए। 7.2 है हमारे पास,
कैन यू अप्लाई द डॉपलर इफेक्ट टू लाइट वेव्स, कि क्या आप डॉपलर इफेक्ट जो है वो लाइट वेव के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो देखें जी, यस ऑब्वियसली जो है ना डॉपलर इफेक्ट ये उसकी एक बड़ी मेन एप्लीकेशन है लाइट वेव्स के साथ। इवन हमारे पास जो है डॉपलर की जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टार्ट ही लाइट से हुई थी। इवन हम जब लोकेशन करते हम साउंड को नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं, बट उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये लाइट वेव्स के लिए थी। सो यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ये वाला जो है ना रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बताना है येस डॉपलर इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपने बताना है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है, उससे फिर हम समझाएंगे कि कैसे लाइट वेव्स पे जो है ना हम इसको अप्लाई करते हुए जो है ना स्टार्स की या गैलेक्सीज की वेलोसिटीज फाइंड कर रहे हैं। सो देखें हमारे पास ना एक हमारे पास के लिए फिनोमिना है स्टार्स के या गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रम को गेट करने का, ठीक है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है कह लें कि उसके थ्रू जो है ना हम करते क्या है कि जो स्टार्स से दूर दराज के जो हमारे पास सितारे हैं उनसे जो आने वाली लाइट है ना हम लेबोरेटरीज में उनका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। अगर तो उनका स्पेक्ट्रम जो है ना वो रेड की तरफ जा रहा हो, मतलब कि रेड शिफ्ट का मतलब वो रेड हो जाएगा। रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि वो स्पेक्ट्रम में जो है ना वो राइट साइड की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि पहले उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी आई, फिर उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे पास जो है ना थोड़ी सी राइट साइड पे थी। यानी कि उसका सिंपल मतलब ये है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा थी, यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही थी और फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी। इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट, स्पेक्ट्रम का टुवर्ड्स रेड शिफ्ट होना। फिर एक है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट हमारे पास किसके लिए होता है, देखिए वो स्टार्स जो दूर जा रहे हैं उनके लिए रेड शिफ्ट है, और जो करीब आ रहे हैं उनके लिए जो है ना वो स्पेक्ट्रम ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो करीब आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। सो दैट्स वाई उनकी वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो वो ब्लू की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब इन रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से हम करते क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, मतलब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एक ही बात होंगे। अगर आपको पता है कि हमारे पास लाइट फॉलो करती है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो c तो कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है या वेवलेंथ पता है, हमें एक पैरामीटर पता है तो दूसरा पता चल जाएगा। तो हमें अगर स्पेक्ट्रम वेवलेंथ बता रहा है इट्स मीन हम उसे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे जो हमारे पास सोर्स की जो मूवमेंट के फार्मूलाज हैं, एफ ओवर वेलोसिटी माइनस सोर्स वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, जो है ये हमने पढ़े हैं फार्मूलाज, इनको यूज़ करते हुए जो है ना v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से जो है ना हम फ्रीक्वेंसी चेंज जो है ना हमें फ्रीक्वेंसी चेंज भी मालूम होता है दोनों साइड पे, ठीक है। तो जब हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पता है कि एफ प्राइम भी हमें पता है और हमें एफ भी पता है, तो वहाँ से जो है ना हम एक पैरामीटर के थ्रू कह लें कि हम वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस इफेक्ट को जो है ना रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट को ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जिनसे जो है ना हमें स्टार्स की या गैलेक्सीज की मोशन फाइंड करने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। सो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है येस हम डॉपलर इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आगे आप बताएं किस तरह यूज़ करते हैं लाइट के ऊपर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को। बहुत मिन्यूट सा बताएं, ज़रा मतलब कि जो है ना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जितना यहाँ पे लिखा है उतना आप बता दें कि अगर तो सोर्स अवे जा रहा है तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर सोर्स करीब आ रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इतना बता दें, दैट्स इनफ। और लास्ट पे जो है ना बता रहे हैं कि इनसे हम स्टार्स की या मोशन गैलेक्सीज की मोशन जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं। 7.3 पे हैं, कैन यू कंपेयर द कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि क्या आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन है उनको कंपेयर कर सकते हैं विद पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ ट्रांसफर वेव्स। किसके कंपेयर कैसे करना है, जो ट्रांसफर वेव्स हैं उनकी पीक्स के साथ और उनके यानी क्रस्ट एंड ट्रफ के साथ हमने जो है ना उसे कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने पीक्स एंड ट्रफ्स लिख दिया, हाँ मतलब ठीक है, पीक्स जो है ना उसको क्रस्ट को पीक भी कह सकते हैं। सो आई वाज थिंकिंग शायद पीक्स एंड क्रस्ट लिख दिया है, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ देखें जी, पहले एक जरा इस फिगर को देखें। जो चीज़ हमारे पास ट्रांसफर वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ कर रहे हैं, यानी कि ये जो पीक और ये जो हमारे पास ट्रफ, ठीक है जी, उर्दू में से कहते हैं नशेबो फराज, ठीक है। नशेब में नीचे वाली सतह, फराज ऊपर वाला, तो नशेबो फराज जो है ये हमारे पास जो पीक्स एंड ट्रफ्स हैं। तो जो चीज़ या जो रीजन ट्रांसफर वेव में रिप्रेजेंट कर रहा है पीक को, वही रीजन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन को, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है रेयर फ्रैक्शन को, वो हमारे पास कह लें कि इक्विवेलेंट है किसके साथ, ट्रफ के साथ। तो ये उनमें एनालॉजी है कि हमारे पास जो है जो ट्रांसफर वेव्स हैं दोनों एनर्जी ट्रांसफर करती हैं,
ठीक है, और दोनों जो है ना वो रेगुलर पैटर्न शो करती हैं। अगर डिफरेंस की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं बेसिकली जो है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की मोशन के पैरेलल होते हैं, और ट्रांसफर वेव में हमारे पास जो है ना जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने उनमें डिफरेंस लिख दिया, मतलब हम बेसिकली जो है ना कंपेयर कर रहे हैं किसको, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स को। तो हमने कुछ सिमिलरिटी लिख दी और उनमें कुछ डिफरेंसेस, और जो लास्ट पे उसने कहा कंपैरिजन में, तो हमने एनोलॉजी भी लिख दी कि कंप्रेशन जो है ना वो आइडेंटिकल हैं किसके साथ, क्रस्ट के साथ, हाई एनर्जी एरियाज, और रेयर फ्रैक्शंस जो है ना वो आइडेंटिकल हैं ट्रफ के साथ। ठीक है, तो आप इसमें जो है ना ये फिगर लास्ट में बनाइएगा, तो उससे जो है ना बेसिकली आपका सारा पॉइंट ये फिगर ही कन्वे कर रही है कि हमारे पास जो रीजन कंप्रेशन का है वो क्रस्ट से, जो रेयर फ्रैक्शन का है वो ट्रफ से। सिमिलरली जिस तरह दो कंप्रेशन के दरमियान फासला कंजेक्टिव कंप्रेशन में वो वेवलेंथ हो जाएगा, और दो कंजेक्टिव जो हमारे पास क्रस्ट हैं जो उनमें फासला वो वेवलेंथ होता है। सो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो यही चीज़ें एक तरह से सिमिलर हैं, एनालॉग हैं। 7.4 पे आ जाए। हाउ शुड अ सोर्स ऑफ साउंड मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो डैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट साउंड डज नॉट चेंज। कह रहा है कि एक सोर्स का साउंड किस तरह से मूव करे। हमने पढ़ा था ना डबल इफेक्ट में कि जैसे ही सोर्स मूव करेगा तो एक अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि सोर्स कैसे मूव करे कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आए ही ना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सोर्स ऐसे मूव करे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो जीरो रहे। रिलेटिव वेलोसिटी मीन क्या है कि जो हम उन दोनों के दरमियान एक रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है वो जीरो हो। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ एग्जांपल दिए कि दो कार्स मूव कर रही हैं, एक वेलोसिटी ए वाली कार, एक वेलोसिटी बी वाली कार है। ठीक है, अगर दोनों इस तरह से मूव कर रही हैं कि उनमें नेट वेलोसिटी जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी वो कांस्टेंट रह रही है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी चेंज, इन दोनों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी चेंज उन्हें अपीयर नहीं होगा। लेट्स सपोज ये मूव कर रही है हमारे पास 70 के साथ, ठीक है, और ये मूव कर रही है हमारे पास 50 के साथ किलोमीटर पर आवर। तो आप देखें कि दोनों में जो रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी है, 70 माइनस 50 20। दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी 20 की है। तो अगर तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी 20 की कांस्टेंट रहेगी तो जो ब्लू वाला हॉर्न देगा, जो येलो वाला हॉर्न देगा, उनमें किसी को भी जो है ना वो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं होगा। ठीक है, ये अपीयर नहीं होगा। दूसरा है, मैंने एग्जांपल दी कि हमने स्पीकर जो है ना वो, अगर हमने स्पीकर से मुराद यहाँ पे साउंड सोर्स दोनों की स्पीकर ही, जो साउंड सोर्स है वो सेंटर में है। ठीक है, अच्छा मूव किसको करवाना था, सोर्स को मूव करवाना था कि ओके अच्छा ये ना मैंने फिर फिगर ज़रा गलत बना दी है। हमने मूव करवाना है किसको, सोर्स को। तो इसको थोड़ा अपोजिट कर लें, यहाँ पे ना आप कर लें जो लिसनर है उसे कर लें। ठीक है, लेट्स सपोज लिसनर हमारे पास ए लिसनर है। ठीक है, और यहाँ पे आप स्पीकर कर लें कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है जो कि सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, या कोई स्पीकर को हम इस तरह सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा देते हैं, तो आप देखें हर पॉइंट पे इन दोनों का फासला कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होता है। तो जब सोर्स सर्कल में ऐसे मूव करे कि हमारे पास जो है जो फासला है वो कांस्टेंट रहे, सो इस सिनेरियो के अंदर भी जो है ना वो जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो अपीयर नहीं होगा। ठीक है, मेन आपने ऐसी एग्जांपल्स देनी जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो है सो इस केस में हमारे पास जो है ना सोर्स मूव भी कर रहा हो फिर भी उस केस में हमें जो है ना वो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो अपीयर नहीं होगा। बाकी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, जो हम अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है और मैं इसको ठीक कर दूंगा। और मैंने यहाँ भी जो है ना इसको स्पीकर को सेंटर की बजाय ना इसको ज़रा ठीक कर लें कि जो पर्सन है वो सेंटर पे है और जो स्पीकर है ना वो मूव कर रहा है। ठीक है, 7.5 पे आए। वाई इज इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट्स व्हेन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, एग्जाम्पलीफाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कि जिस तरह हम कहते हैं कि बीट्स जो है ना अगर वो उनमें जो डेल्टा एफ है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा ना तो हमें बीट सुनाई देना मतलब कि मुश्किल हो जाएगी, या कह लें कि ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि इंसानी कान जो है ना वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी जिनमें 10 हर्ट्ज का डिफरेंस है। अब देखें मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें हम करेंगे क्या, उसमें ना हम एक फ्रीक्वेंसी को प्ले करेंगे। लेट्स से कि हम जो है ना 510 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और दूसरी वाला भी 510 हर्ट्ज का है सोर्स। ठीक है, दोनों को प्ले करेंगे, हमें कोई बीट नहीं सुनेगी। जब मैं 510 से उसे 511 पे लेके जाऊंगा तो हमें जो है ना एक फ्रीक्वेंसी में मतलब कि ना हमें एक फ्लक्चुएशन सी सुनाई देगी। बेसिकली वही बीट है, हाई नोट या हाई और लो नोट जो है ना पैदा होना। जो मैं इस डिफरेंस को बढ़ाऊंगा
वो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, हमें जो है ना वो हाई लो की जो फ्लक्चुएशन है वो बढ़ाई ये वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन सुनाई देगी। लेकिन जब मैं इसको 520 तक ले जाऊंगा ना, मतलब कि हमने फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 का कर दिया, तो तब बेयरली मिनिमम जो है ना वो हमें हमारे कानों को मालूम होगा कि दो डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं, वो लगेगा एक ही जो है ना वो आवाज़ बन गई है। सो दैट्स वाई जो है ना बीट्स 10 हर्ट्ज ज़्यादा हमें सुनाई देती नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना एक लाइक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको जो है ना ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो यहाँ देखें जी। Hello guys, myself Abhinav Shetty here. So today I will be showing you the phenomenon of beats. A few days back. अच्छा, मैं यहाँ से ज़रा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ देखें, अब देखें ये वाला मोबाइल जो है वो 550 हर्ट्ज पे और ये वाला 551 हर्ट्ज पे है, ठीक है। सो यहाँ से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं जी। When I play both the frequencies together, let's check it out. 550 Hz, then 551 Hz. ठीक है, तो अब देखें एक का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, आप अगर दोनों को इकट्ठे सुन रहे हैं तो आपको जो है ना वो एक फ्लक्चुएशन सी सुनाई दे रही होगी। सो बेसिकली ये फ्लक्चुएशन ही हमारे पास क्या है, यही बीट है। Here a periodic variation. तो आप देखें कि हम जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी है, हमें जो फ्लक्चुएशन है वो भी ज़्यादा सुनाई दे रही है। अब देखें आवाज़ बढ़ते बढ़ते जो है ये वाला मोबाइल 550 का प्ले कर रहा है, ये 560 कर रहा है। अब आवाज़ बढ़ते बढ़ते जो है ना वो इतनी लाइक फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जो है वो इतना डिफरेंस आ गया है कि अब ये जो आवाज़ आ रही है वो लगता है कि एक ही साउंड है, मतलब हमें अब बीट डिस्टिंग्विश ही नहीं हो रही। सो जो ये 10 का नंबर है, 10 हर्ट्ज का, बेसिकली ये इंसानी कान की लिमिटेशन है कि वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वाली बीट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। चलें, बाकी ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। सो अब हम जो है ना इसको एक दफ़ा इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आई होप आपको सारा सिनेरियो बीट का कवर हो गया होगा। सो यहाँ देखें जी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स एक्सीड्स 10 हर्ट्ज, कि जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाता है, द बीट्स अकर सो रैपिडली दैट द ह्यूमन ईयर कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश देम, कि बीट्स जो है ना वो इतनी रैपिडली हो रही होती है कि जो इंसानी कान है वो उनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ हेयरिंग डिस्टिंक्ट बीट्स के, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, हाँ, डिस्टिंक्ट बीट्स सुनने की बजाय वी परसीव अ रफ और कंटिन्यूस साउंड, जिसे हमने अभी देखा था इस केस में जब वो 550 और 560 की पेयर हो रही थी तो वो लग रहा था कि एक ही साउंड आ रही है, तब दो डिफरेंट साउंड मालूम ही नहीं हो रही थी। तो हमें जो है ना वो लगता ही है कि एक रफ या कह लें कि एक कंटिन्यूस साउंड नजर आ रही होती है, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर ऑडिटरी सिस्टम, ये बेसिकली हमारे कानों की लिमिटेशन की वजह से कि इंसानी कान जो है ना वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा के डिफरेंस को नहीं सुन सकते। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो ये थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जो है ना हम चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है 7.1, द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज दिस, कि हमारे पास जो वेव स्पीड है वो इतनी है 24 मीटर पर सेकेंड। What ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रेजोनेट इफ इट्स लेंथ इज 6 मीटर, तो कह रहा है कि किस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ना ये रेजोनेट करेगा अगर इसकी लेंथ जो है ना वो 6 मीटर है। सो 7.1 के ऊपर आए जी। 7.1 है जी हमारे पास, स्पीड ऑफ वेव इज 24 मीटर पर सेकेंड और लेंथ है जी हमारे पास 6 मीटर, 6.0 मीटर। तो आपने बताना है किस आपने ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 बतानी है। सो देखें जी, जो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है जी, F1 इज इक्वल टू V/2L।
अब वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, दैट इज 24, लेंथ हमें कितनी दी है 6, तो 6 पुट कर दें, सो 24/12 हमारे पास आ जाएगा 2 हर्ट्स। तो यानी कि 2 हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम स्ट्रिंग में प्रोड्यूस कर देंगे तो वो रेजोनेट करना स्टार्ट कर देगा। 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, मतलब इसका इंटीजर मल्टीपल हो जाए, लेकिन जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्स की होगी। ठीक है, 7.2 पे आए। द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्स। कि जो लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास एक गिटार की जिसकी लेंथ 0.75 मीटर है वो 400 हर्ट्स है। सो देखें जी, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7.2, लेंथ कितनी है जी गिटार स्ट्रिंग की 0.75 मीटर, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है मतलब कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है और वो हमें कितनी दी है जी 400 हर्ट्स, दैट इज 400 हर्ट्स। फिर देखेंगे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन द स्ट्रिंग। तो आपने स्पीड निकालनी, तो लेकिन स्पीड निकालना लाइक कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ देखें जिस तरह हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया सेम इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ से जो v है वो किसके बराबर आ जाएगा 2L मल्टीप्लाई बाय F1। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं, इसी वाले को। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट भी कर देता हूँ कि हम इसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ देखें जी, लेंथ है हमारे पास 0.75 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्या आंसर आता है जी। सो 2 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 400, सो डैट इज़ 600। तो 600 मीटर पर सेकेंड, ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी उस गिटार जो स्ट्रिंग में वेव है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, 7.3 पे है। 7.3 जो है ना वो सॉल्व से ज़्यादा जो है ना वो समझने वाला है। यहाँ देखें जी, अभी हमने एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने बीट्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड किया था कि हमने 2 डिफरेंट फ़ोन रख के उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे प्ले किया और उनमें जो है ना वो आवाज़ का डिफरेंस नोट किया जो कि हमने जिसको बीट का नाम दिया। ठीक है, सेम हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। कह रहा है कि अ ट्यूनिंग फोक ए, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एक ट्यूनिंग फोक है, ये से ए ट्यूनिंग फोक कह लें, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद एन अदर ट्यूनिंग फोर्क बी। एक और हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, इसको आप बी कह लें। ठीक है, तो ए ट्यूनिंग फोर्क और बी ट्यूनिंग फोर्क, इनमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी या कह लें कि बीट है ना वो है 4 बीट पर सेकेंड है। यानी इनमें जो डेल्टा एफ है ना, या डेल्टा एफ की बजाय आप नंबर ऑफ बीट्स ही लिख लें, वो है 4। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड वो है 4। इट इज़ फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स, कि अगर हम बी को किसी वैक्स से लोड कर दें। ठीक है, देखिए वैक्स को लोड करने का जो है ना वो मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब हमने किसी चीज़ को भारी कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, कि वैक्स से लोड करने का मतलब क्या है कि जब भी हम वैक्स लगाएंगे यानी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज ही करेगी। तो वैक्स लगाने से क्या हुआ, जो बीट फ्रीक्वेंसी थी ना वो 4 से 6 हो गई। यानी पहले जो 4 का फर्क आ रहा था अब वो फर्क आ रहा है 6 का। ठीक है, अब जो न्यू बीट फ्रीक्वेंसी है वो 6 के बराबर है। ठीक है, सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्स, तो आपने बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड, जब बी को आपने लोड किया हुआ है। सो यहाँ पे देखें जी हमारे पास देखें, मैं चलें इधर ही कर लेता हूँ, या आप कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिया है, सो इधर ही चलते हैं। अब यहाँ देखें ए हमें दिया हुआ है 320। ठीक है, ये बात याद नहीं, ए की वैल्यू है, ए 320 है। शुरू में कितनी बीट्स पैदा हो रही थी 4 बीट्स पर सेकंड। इसका मतलब है जो बी है वो या तो 316 होगा या हमारे पास जो है ना 324 होगा। यही तो बातें हो सकती है ना कि अगर ए 320 हर्ट्स का है तो 4 बीट्स कब बननी है पर सेकंड, या जब या तो बी हो 316 हर्ट्स का या बी हो 324 हर्ट्स का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से बदल गई, कितना होगा भी हम नहीं बता सकते। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हमने बी पे वैक्स लगाई तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। अब बी के ऊपर वैक्स लगाने का मतलब क्या है कि हमारे पास बी की फ्रीक्वेंसी कम होनी है। ठीक है, अब बीट फ्रीक्वेंसी 2 बढ़ी है, इसका मतलब 2 का चेंज आएगा। तो हम 2 के चेंज से देखते हैं। अब 2 का चेंज यहाँ लेके आए, 316 को 2 कम कर दें तो ये कितना हो जाएगा 314 हर्ट्स। ठीक है, सिमिलरली
324 को 2 कम कर दें तो ये हो जाएगा 322 हर्ट्ज। ठीक है, आई होप कि मेरी स्क्रीन नहीं कट रही। 322 हर्ट्ज। अब इनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखें तो देखिए 320 में और 322 में, यानी कि जो एक ही फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है ना 320, और वो है 322 बी वाली। अब इनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी ये नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ना चाहिए था, जो कि N4 था वो 6 होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है इस केस में। दूसरा केस देखें जी 14 हर्ट्ज वाला, इसमें सिनेरियो हो रहा है कि ए 320 है, बी 314 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना आ गया, 6 का, जो कि एग्जैक्टली हमारे सिनेरियो से मैच कर रहा है कि पहले 4 होगा, जब वैक्स करेंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, फिर 6 हो जाएगा, जो कि इस केस में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब बी को हमने लोड किया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 314 हर्ट्ज, 314 हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना रिकॉर्डिंग में ग्लिच आ गया था, तो यहाँ से ऑनवर्ड जो 7.4 न्यूमेरिकल है ना, इससे ऑनवर्ड मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी, बट ड्यूरिंग एडिट मैंने देखा कि वो उसकी वॉइस और वीडियो जो है ना वो ओवरलैप मतलब कि नहीं कर रही, तो डेट्स वाई जो है ना हम फिर उसे स्किप कर रहे हैं। तो अब मैं यूँ करूँगा कि चूँकि मैंने तकरीबन नोट्स तो लिख ही लिए थे सारे, तो अब सिर्फ मैं यहाँ से जो है ना स्टेटमेंट पढ़ के और आपको जो है ना उधर से न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है वो ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है। तो 7.4 से स्टार्ट करते हैं जी। 7.4 है हमारे पास, अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कि एक स्टील की वायर है, ठीक है, उसको हमने एक फिक्स पॉइंट के साथ वर्टिकली हैंग किया हुआ है, स्पोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन, और उसके साथ हमने जो 80 न्यूटन का वजन है वो बांध दिया है। एट इट्स लोअर एंड, उसके लोअर एंड की जानिब, द डायमीटर ऑफ द वायर इज दिस, जो स्टील वायर है उसका इतना डायमीटर है, एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द वेट इज दिस, और उसकी जो लंबाई है फिक्स पॉइंट से वेट तक वो इतनी है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड, तो जब हम वायर को प्लग करेंगे तो आपने उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F1 है वो निकालना है। डेंसिटी आगे उसकी आपको गिवन है स्टील की। तो अब यहाँ देखें जी, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये एक स्टील वायर है, उसके साथ हमने ये मैस M जो है ना वो बांधा हुआ है। तो इस केस में मैंने बस यहाँ एक पॉइंट ड्यूरिंग सोल्यूशन लिखा था कि जो उसका वेट है वही उसका जो स्टील वायर में टेंशन है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो W किसके बराबर होगा, वेट इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू 80 न्यूटन। डायमीटर हमें दिया है मिलीमीटर में, उसको हम मीटर में कर लेंगे, जो मिली है उसकी जगह पे हम 10 की पावर -3 लिख देंगे। लेंथ हमारे पास 1.5 मीटर है, और जो रो डेंसिटी है डेट इज 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब F1 निकालना है। अब देखिए F1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V डिवाइड बाई 2L, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव डिवाइड बाई 2 लेंथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है उस वेव की जो स्ट्रिंग के अंदर पैदा हो रही है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो हमने यहाँ लिखा है ग्रीन के अंदर, टेंशन डिवाइड बाय लीनियर मास डेंसिटी। ये जो यहाँ पे M है इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सिंगल मास, ये किसको बता रहा है, मास पर यूनिट लेंथ को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ना टेंशन T बाय M उसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हमने क्या किया, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो पुट कर दिया। अब यहाँ देखें मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होगा जी, जो M है यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास, ये जो M है ना ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल मास को। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पूरा मास ही लिख लें। ठीक है, और मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास हमारे पास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। आपने पढ़ा होगा सिंपल, हमारे पास 9th क्लास में फॉर्मूला था डेंसिटी का, दैट इज मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास मास क्या बन गया, डेंसिटी को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने मास को लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो ऐसे ही है, जो वॉल्यूम है स्टील वायर का वो कैसे आएगा, तो वॉल्यूम आएगा अगर आप इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी लेंथ के साथ। सो यहाँ देखें जी, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया ऑफ यहाँ पे हमारे पास जो है जो सफियर टाइप, देखें यहाँ पे हमारे सर्कल बन रहे हैं ना, देखें ये वायर को अगर हम इस साइड से देखते हैं तो उसका ये जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है, तो जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई आर को क्या लिख लिया, पाई बाय 4 डायमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया, मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। ठीक है, दोबारा देखें वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, यहाँ कहीं देखें वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशन का मल्टीपल होता है ना, तो तार की जो है ना हमारे पास 2 डायमेंशन, तो ये उसका एरिया हो जाएगा जिसमें उसका एरिया आ रहा है, और एक उसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ की होगी।
तो एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ के साथ, और जो एरिया ऑफ सर्कल उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर, या अगर आप डायमीटर में लिख रहे हैं तो पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर। तो मैंने वही चीज यहाँ पे की है, जो एरिया है ना उसकी जगह पे क्या लिख लिया है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। अब ये लेंथ की वैल्यू इस लेंथ से क्या कैंसिल होगी, तो मैथ्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, पाई बाय 4 रो डी स्क्वायर। तो इधर से मैंने जो है ना वो वैल्यू निकाल ली मैथ्स की, पाई बाय 4, रो की वैल्यू पुट की 7.8 और डी पुट किया 0.5 इंटू 10 रेस और पावर -3। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ गई है, और इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन हमने यहाँ बनाई थी ना, v/2l वी पुट किया था 1/2l और स्क्वायर रूट t बाय m, ये हमारे पास f1 का फॉर्मूला बना था। तो लेंथ की वैल्यू भी है, लेंथ कितनी थी हमारे पास, थी 1.5 मीटर, और टेंशन की वैल्यू भी है 80 न्यूटन, और हमने m तो निकाल ही लिया है, तो ये पुट करेंगे और यहाँ से f1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इस होल सिनेरियो में देखें तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये जो m निकालना है ना, ये मेन टास्क था, बाकी तो वैल्यूज हैं। अगर आप न्यूमेरिकल दोबारा से रिवाइज करें तो 1/2l भी है, t भी है, सिर्फ m निकालना है। m के लिए सिंपल सा हमने क्या किया है, m को लिखा है मैस पर यूनिट लेंथ, और मैस क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ, और आगे हमारे पास जो है सिंपल जो मैस है उसको हमने लिख लिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू लेंथ से कैंसिल, और मैस का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ वैल्यूज पुट करके हम निकाल लिए। तो मुझे इसमें हम निकालना ही टास्क था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी अपने 7.5 के ऊपर। 7.5 पे हैं जी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस, कि सनलाइट की जो एवरेज इंटेंसिटी है अर्थ की सरफेस पे, दैट इज 500 वॉट पर स्क्वायर मीटर। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन अ सोलर पैनल हैविंग एन एरिया ऑफ दिस इन 4 आवर्स, के 4 घंटों में जो है ना कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना उस एक सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी जिसका सरफेस एरिया ये है। तो यहाँ देखें जी, हमें इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी है जी 500, एरिया कितना गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, टाइम गिवन है 4 आवर्स। अब हम उसको मतलब सेकंड्स में कर लेंगे, 4 आवर्स एक घंटे में हमारे पास कितने सेकंड है 3600, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3600 सेकेंड्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है जी, हमारे पास इंटेंसिटी है जी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ई बाय टी ये पावर हो जाती है, वॉट बन जाता है, और ये डिवाइड बाय एरिया, राइट। अब देखें यहां से हमें एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई है जी, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी इंटू ए, ये टी और ए वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं ना तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटेंसिटी इंटू टी इंटू एरिया। तो यहाँ बस वैल्यूज पुट कर दें, इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, गिवन है ए भी गिवन, टी भी गिवन है, तो यहाँ से हम हमारे पास जो एनर्जी का आंसर है वो आएगा 3.6 10⁶ जूल। जो ये 10⁶ है इसे आपने क्या लिख लेना है, मेगा, मिलियन कह सकते हैं। ठीक है, 3.6 मिलियन जूल या 3.6 मेगा जूल एक ही बात है। चलें जी 7.6 पे हैं जी, 7.6 है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर, अगर जो वेव है उसकी इंटेंसिटी हमारे पास 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, एंड द एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 मीटर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। अब आपको पता है कि हमारे पास वो फॉर्मूला जो इंटेंसिटी को रिलेट करता है एम्पलीट्यूड के साथ, वो क्या है, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मेरी दी थी 16 और एम्पलीट्यूड था 2, तो हमने वो पुट कर दिया 16 इक्वल टू के 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 है, वहां जाके डिवाइड होगा तो 16 तक सीम 4 4 आ जाएगा, 4 वॉट पर मीटर, हम एम की बार -4 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें ये तो आ गया हमारे पास के की वैल्यू। एक और चीज थी, तो यूनिट यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली आई थिंक यहाँ पे, अच्छा वो 16 ही लिखा हुआ है, वो आगे हम सॉल्व भी कर रहे हैं कि 16 और यहाँ जाके 4 को डिवाइड कर दिया, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बी पार्ट पे हैं जी, बी में हमारे पास क्या रहा है जी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज दिस। अब उसने हमें इंटेंसिटी दी है और कांस्टेंट भी दे दिया है, कह रहे एम्पलीट्यूड निकालो, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। के कितना दिया हुआ है 5 और आई दिया है 25, तो यहाँ जाके 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर कितना आ गया 5। देखें ए का स्क्वायर 5 है, हमें ए निकालना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, और 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है
2.24 मीटर। चलें जी, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास 7.7 है। 7.7 में कह रहा है अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूसेस 200 वॉट्स ऑफ पावर, कि एक साउंड सिस्टम है वो 200 वॉट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इफ द साउंड इज डायरेक्टेड एट अ क्राउड विद एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, अगर जो साउंड है वो 150 मीटर स्क्वायर के एरिया तक जा रहा है क्राउड के ऊपर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो अपने साउंड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, देखें जी आई किसके बराबर है, ई बाई टी डिवाइड बाई एरिया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना उसने हमें क्या चीज़ दी थी, डेट वाज पावर ऑफ द सिस्टम। तो ई बाई टी हमारे पास क्या होती है, पावर ही होती है ना। तो पावर कितनी दी हुई है 200 और एरिया दिया है 150, तो 200 तक सेम 150 हमारे पास कितना आ जाएगा 1.33 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में यहाँ मैंने लिखा हुआ है सी वाई एस कंप्लीट योर सेल्फ। देख लेते हैं कि अगर सिंपल हुआ तो फिर कंप्लीट योर सेल्फ, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अ लाइट बल्ब एमिट्स 100 वॉट्स ऑफ पावर, अगेन वही सिंपल पावर, ये पी आ गई। इफ द लाइट इज स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ स्फीयर विद द सरफेस एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो अगेन वही हमारे पास सेम फार्मूला, आई इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया, पावर गिवन है, एरिया गिवन है, पुट करेंगे वैल्यूज आंसर निकाल लेंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 7.8 पे है जी, अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वॉट्स ऑफ पावर, कि एक रेडियो का एंटीना है वो 500 वॉट की जो पावर है ना वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इफ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर सिग्नल 10 किलोमीटर दूर भी हमें मिल रहा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, तो सिग्नल की इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ देखें जी हमारे पास जो रेडियो एंटीना है ना उसकी जो पावर है डेट इज 500, हमने वो लिख ली, और जो रेडियस है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 10 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने लिख लिया रेडियस को 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने रेडियस का जो सिंबल है ना वो यहाँ पे आर ही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये आर ही है, ठीक है, आगे बताया रेडियस रेडियस। अब देखें दिस इज रेडियो एंटीना, और उसके जो सिग्नल्स हैं वो 3 डायमेंशनली हर तरफ फैल रहे होंगे, उसको हमने एक सर्कल से, एक स्फीयर से प्रेजेंट कर लिया है। जो उसका रेडियस है वो 10 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के रेडियस में उसके सिग्नल जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना वो हमें करनी है उस सिग्नल की इंटेंसिटी। तो देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, उस स्फीयर का सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, पावर ओवर एरिया, पावर तो है एरिया नहीं है, तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा। तो आपने याद रखना है जो स्फीयर का सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, 4 पाई और आर स्क्वायर हमारे पास 10 किलोमीटर उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये एरिया आ गया। अब इस एरिया को आप यहाँ पुट कर देंगे और सिंपल हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी 500 ओवर दिस वैल्यू, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 7.9 के ऊपर। तो 7.9 में क्या कह रहे हैं जी, 7.9 है एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, कि एक ऑर्गन पाइप है उसकी 1 मीटर लेंथ है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स, देखें फंडामेंटल F1 निकालना है और पहले 2 हार्मोनिक्स यानी कि F2 और F3 निकालना है, क्योंकि जो F2 है वो हमारा क्या है, पहला हार्मोनिक है। सो हमें F1 F2 और F3 निकालना है, बहुत सिंपल है। देखें जो ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे उसने कहा है कि आपने दोनों एंड्स पे निकालना है, मतलब इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड तब भी निकालना है, और अगर एक एंड से क्लोज है तब भी निकालना है। तो हमने उसको पार्ट्स में करते हैं, ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज एट वन एंड। देखिए अगर दोनों एंड्स पे ओपन है तो हमारे पास F1 क्या होगा, V/2L, वो आ गया। अगर दोनों एक एंड से क्लोज है तो F1 क्या होगा, V/4L, वो आ गया। जब ओपन बोथ हैंड्स पे है तो F2 और F3 हमारे क्या होंगे, 2F1 3F1, तो हमने निकाल लिया 2 मल्टीप्लाई F1 2 3 मल्टीप्लाई F1, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। F1 ऊपर है, लेकिन अगर वन एंड से क्लोज है तो याद रखना कि हमें ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मिलते हैं। तो इस केस में जो F2 है ना, जो सेकंड हार्मोनिक है वो हमारे पास क्या होगा 3F1, सॉरी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट हार्मोनिक है हमारे पास क्या होगा 3F1, और जो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है यानी कि जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 5F1, क्योंकि हमने ड्यूरिंग थ्योरी, आप इसको जरा देखिएगा, अगर मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ थ्योरी के ऊपर तो तब भी हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। लेकिन ये बात याद रखनी, जब पाइप वन एंड से क्लोज होता है ना तो हमारे पास जो कह लें कि यहाँ पे हमारे पास नोड्स बन रहे होते हैं ना, नोड्स एंड एंटी नोड्स, इनसे जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं वो हमारे पास इस ऑर्डर की होती हैं। F1 जो सेकंड है वो होती है 3F1, मतलब ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स बनते हैं, ठीक है, 5F1 7F1 ये चीज़, ठीक है। तो द मेन पॉइंट इज यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है ना वो 3 होगा, फिर थर्ड होगा तीसरा ऑड नंबर वो क्या है 5F1, तो यहाँ से वो चीज़ आपने निकाल लेनी है, ठीक है।
लास्टली 7.10 पे आ जाएं जी। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। के एक ट्रेन है वो 90 की स्पीड से एक स्टेशन पे आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज की, इसकी उस ट्रेन के विसल के साउंड की। What will be the apparent frequency of the whistle as heard by the listener sitting on the platform? कि प्लेटफॉर्म पर जो बैठा शख्स है उसके लिए apparent frequency क्या होगी कब? मतलब जब ट्रेन आ रही है, पहले तो जब अप्रोच कर रही है। दूसरा, what will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the station in the same speed? और अगर सेम स्पीड से ट्रेन दूर जा रही है तो उस केस में जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? दोनों केसेस में हमें जो है ना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो निकालनी है। तो आप देखेंगे हम क्या यूज करेंगे, डॉपलर इफेक्ट। आगे उसने यहाँ पे दी हुई है ब्रैकेट में स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 340। देखिए अगर तो ट्रेन अप्रोच कर रही है तो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v बाय v माइनस यू एस इंटू एफ। देखिए ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का एक केस बन रहा है जब हमारे पास सोर्स जो है ना वो लिसनर को अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जो सोर्स की वेलोसिटी है वो डिनोमिनेटर में हम माइनस कर देते हैं साउंड की वेलोसिटी से, तो या वेव जो है उसकी वेलोसिटी से। सो v माइनस यू एस, जो यूएस है वो क्या है, सोर्स की वेलोसिटी। तो सोर्स जो ट्रेन है उसकी कितनी वेलोसिटी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर लेना, दैट विल बी 25 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे 25 से माइनस कर दी 340 माइनस 25 और मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें जी, ट्रेन गोइंग फॉर अवे फ्रॉम लिस्ट। जब दूर जा रही है तो बस फार्मूला में हमारे पास यहाँ माइनस की बजाय यहाँ प्लस बन जाता है। केस ही एक डबल इफेक्ट, अगर तो केसेस आपको पता है तो फार्मूला आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एफ प्राइम क्या होगा, वी बाय वी प्लस यू एस। यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करें यू एस की, डेट इज 25। सो 40 कितनी 340 प्लस 25, तो 340 डिवाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है जब ट्रेन दूर जा रही है तब की फ्रीक्वेंसी। आप देखें कि ये कम है, ओरिजिनल 1000 थी ना, तो जब ट्रेन अप्रोच कर रही है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हमें पता है, ये सिंपल सा इफेक्ट है। तो वो है 1079 हर्ट्ज, और जब दूर जा रही है तो कितनी है 931.5 हर्ट्ज। सो ये था जी हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का एक न्यूमेरिकल। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। किसी के अंदर भी कोई इशू हो न्यूमेरिकल में, एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो लाजमी तौर पर जो है ना आप वीडियो के कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम उसे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।